देखो बेटा, आज अपने जो चालू कर रहे हैं दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस चैप्टर से भी 2 मार्क्स आएगा, जो लास्ट अपने चैप्टर किए थे डिमांड उससे भी 2 मार्क्स आता है, ठीक है। परंतु मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका अभी एग्ज़ाम के अंदर में सिलेबस चेंज होगा, तो कुछ भी दे सकता है कोई भी चैप्टर से, तो वी कांट वेट, तो इसीलिए मैं आपको फटाफट चैप्टर्स कवर कर रहा हूँ। अब सबसे पहले आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड का इलास्टिसिटी से आपको क्या समझ में आता है? जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था वैसा ही ये भी चैप्टर है। ये नहीं है कि कुछ आप अलग टाइप में कुछ पढ़ रहे हो। चैप्टर वही है जो आपने क्लास 11 में पढ़ा है, बस यहाँ पर थोड़ा कम मार्क्स के लिए आएगा और थोड़ा सा अपने को डेफिनेशन को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। इलास्टिसिटी का मतलब जिसको अपने एक्सटेंड कर सकते हैं, और डिमांड का मतलब आप जानते ही हो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमेशा अपने रेशियो में एक्सप्रेस करते हैं। किस में एक्सप्रेस करते हैं? इन द टर्म्स ऑफ रेशियो। अब तुम बोलेगा भैया मतलब डिमांड में क्या चेंज आ रहा है। जैसे कि देखो, एक सिंपल लॉजिक में पहले समझो। डिमांड अपने लोग क्या जानते हैं, बहुत सारा चीज़ के ऊपर डिपेंड है। अपने पढ़े ना डिमांड फंक्शन में कि डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस, डिमांड डिपेंड्स ऑन इनकम, डिमांड डिपेंड्स ऑन रिलेटेड गुड्स एंड सो ऑन। तो डिमांड कई सारा चीज़ के ऊपर में डिपेंड है। तो डिमांड में क्या चेंज आ रहा है? बिकॉज ऑफ चेंज इन दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये जो वेरिएबल्स है, यानी जैसे प्राइस है, इनकम है या रिलेटेड गुड्स है, इन सब में अगर कोई चेंजेस आता है, इसके चेंजेस होने के कारण अगर डिमांड में जो चेंज आ रहा है उसको मेज़र करने के लिए इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज वी यूज़ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपने को ये बताता है, या फिर इसके थ्रू अपने ये मेज़र करते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का मतलब हो गया यहाँ पे प्राइस, इनकम, रिलेटेड गुड्स एंड सो ऑन। तो लेट अस राइट द डेफिनेशन फर्स्ट। It measures the degree of responsiveness। मेरा नोट्स मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड of a commodity due to change in independent variables, comma ceteris paribus। आई होप सबको मालूम है ceteris paribus का मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ceteris paribus का मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इस डेफिनेशन को अपने इजी करते हैं। परसेंटेज चेंज, चेंज का साइन होता है डेल्टा, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या फिर परसेंटेज चेंज इन इनकम, या फिर परसेंटेज चेंज इन, अगर ये डिमांड ऑफ एक्स ले रहे हो तो यहाँ पे भी एक्स लेना है, वाई तो इनकम है तो इसमें कोई कमोडिटी नहीं आएगा, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ क्रॉस रिलेटेड गुड्स। तो इसको अपने बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब आप सिंपल एक एक करके समझो। डिमांड ऑफ एक्स में क्या चेंज आ रहा है, अगर उसका प्राइस में चेंज आ रहा है उस कारण से, या डिमांड में क्या चेंज आया उसके इनकम में चेंज आ रहा है बोलकर, किसके? कंज्यूमर के। या डिमांड में क्या चेंज आया एक्स का, मान लो चाय के डिमांड में क्या चेंज आया अगर कॉफ़ी का प्राइस चेंज हो रहा है तो इन सब को मेज़र करने के लिए वे यूज़ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे अपने प्राइस, इनकम और रिलेटेड गुड्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मांग रहे हैं। ceteris paribus का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन को ऐसे पढ़ोगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ceteris paribus। मतलब कोई भी कमोडिटी का डिमांड में क्या चेंज आया बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस, बिकॉज ऑफ चेंज इन द इनकम, या बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसको मेज़र करने के लिए, उसको नापने के लिए जो अपने यूज़ करते हैं पैरामीटर को, दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है अपने लोग का, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरह का होता है। वन इज़ प्राइस इलास्टिसिटी, दिस इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकेंड वन इज़ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड,
एंड द थर्ड वन इज़ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तुम बोलेगा भैया थोड़ा डेफिनेशन बेटा सिंपल यही है। इट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मैं यही डेफिनेशन को बेस मान के सबका डेफिनेशन बनाऊंगा। इट मेजर्स द चेंजेस in quantity demanded of a commodity due to change in its price। यानी कितना परसेंटेज चेंज आया डिमांड ऑफ अ कमोडिटी में बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। तुम बोलेगा भैया एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको समझना है तो आपको थोड़ा सा ब्रॉडली देखना होगा। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ एग्जांपल। मान लो प्राइस है और डिमांड है। कोई चीज़ है जिसका प्राइस है 100, डिमांड है 200। प्राइस बढ़ के मान लो 200 हो गया, या टेक इट एग्जांपल प्राइस बढ़ के 300 हो गया और डिमांड पहले कितना था 200, डिमांड अभी अपने लोग का 300 हो गया। ठीक है, ये पुराना प्राइस था और ये नया प्राइस, ये पुराना डिमांड, ये नया डिमांड। तो आप देख सकते हो कितना प्राइस चेंज हुआ, प्राइस में चेंज आया 200, तो दिस इज़ कॉल्ड चेंज इन प्राइस। वैसे डिमांड में कितना चेंज आया बेटा, तो आप देख सकते हो चेंज इन डिमांड इज़ 100। अगर मैं तुमको बोलूँगा बेटा मुझे परसेंटेज में बताओ कि प्राइस में कितना चेंज आया, तो परसेंटेज में बताने का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर मैं आपसे पूछूँ तो परसेंटेज में निकालने का फॉर्मूला कि नया कितना चेंज आया डिवाइडेड बाई ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। अगर कभी भी कोई भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है तो अपने कैसे निकालते हैं? पहले कितना था, कितना चेंज हुआ, तो पहले कितना चेंज हुआ 200, पहले कितना प्राइस था, कितना चेंज हुआ 200, पहले कितना प्राइस था 100 इंटू 100, यानी 200% चेंज हुआ, 200% बढ़ गया। अब 100 में 200% प्लस करो 300 आ जाएगा। वैसे ही परसेंटेज चेंज इन अगर डिमांड निकालना हो तो आप यही फॉर्मूला लगाओगे, चेंज इन डिमांड बाई ओरिजिनल डिमांड इंटू 100। तो चेंज इन डिमांड कितना है 100, ओरिजिनल डिमांड कितना है 200 इंटू 100, कितना आ रहा है 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी 50% चेंज हुआ। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो कितना चेंज हुआ डिमांड में 50%, प्राइस में कितना चेंज है 200%। तो जब अपने इसको कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 0.25। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है 0.25। यही चीज़ अपने लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि डिमांड में कितना चेंज आया बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, दैट इज़ योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर हो गया बात? वैसे अब आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनकम इलास्टिसिटी भी इसी तरीके से डेफिनेशन में आएगा कि इट मेजर्स द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। एक कंज्यूमर का इनकम में चेंज आने से उसके डिमांड में क्या चेंज आ रहा है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेज़र करता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो अगर आपको डेफिनेशन पढ़ना है तो इनकम इलास्टिसिटी इज़ द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। वैसे ही अगर क्रॉस इलास्टिसिटी में आपको जाना है तो क्रॉस इलास्टिसिटी में आ जाएगा इट मेजर्स द चेंज in quantity demand of commodity X because of change in price of Y। X का डिमांड में क्या चेंज आया Y के प्राइस में चेंज होने के कारण, यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हो गया परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ X बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। तो तुम बोलेगा भैया एक्स और वाई क्या है बेटा? एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है। एक्स और वाई आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स भी हो सकता है, यानी टी कॉफ़ी,
और एक्स और वाई आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकता है। क्लियर हो गया बात? इट मे बी सब्सटीट्यूट, इट मे बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इन सब के बारे में अपने थोड़ा सा और डिटेल में मूव करेंगे। तो अभी आपको खाली इतना समझना है सिंपल लैंग्वेज के अंदर में, वेयर इज़ द रेटमेंट। सिंपल आपको इतना समझना है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस को लेके डेफिनेशन दिया गया है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इनकम को लेके किया गया है, और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में रिलेटेड गुड्स को लेके डेफिनेशन बनाया गया है कि भाई डिमांड में जो चेंज आ रहा है उसके रिलेटेड गुड्स का प्राइस के कारण क्या होगा। मतलब डिमांड ऑफ एक्स में जो चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ वाई। एक्स और वाई क्या है? रिलेटेड गुड्स। वैसे ही डिमांड में क्या चेंज आया? इनकम में चेंज होने के कारण। डिमांड में क्या चेंज आया? प्राइस में चेंज होने के कारण। इसको मेज़र करने के लिए जो अपने यूज़ करते हैं दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर हो गया? मेरा बात समझ में आ गया आप लोग को? अब अपने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी कितना तरह का होता है? तो बेटा प्राइस इलास्टिसिटी जो अपने लोग का होता है दैट इज़ ऑफ 5 टाइप्स, जिसमें सबसे पहला है इलास्टिक। अब तुम बोलेगा भैया इलास्टिक का मतलब? इलास्टिक का मतलब होता है चेंज इन डिमांड इज़ मोर देन चेंज इन प्राइस। जब डिमांड का चेंजेस प्राइस से ज़्यादा हो तो अपने उसको इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। इफ़ यू वांट टू सी द डायग्राम, यहाँ पे अपने लोग प्राइस मेज़र कर रहे हैं, यहाँ अपने लोग डिमांड मेज़र करेंगे। क्लियर हो गया? एक जगह प्राइस और एक जगह अपने क्या मेज़र करेंगे? डिमांड मेज़र करेंगे। अपने लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलास्टिक पढ़ रहे हैं। तो इलास्टिक के केस में क्या होता है? थोड़ा सा फ्लैटर्ड होता है। तुम बोलेगा भैया क्या चीज़ फ्लैटर्ड होता है? डिमांड का फ्लैटर्ड होता है। डिमांड का फ्लैटर्ड होने का मतलब हो गया डिमांड का थोड़ा सा ऐसा रहेगा। ठीक है, दिस इज़ योर डिमांड का। अब तुम बोलेगा भैया क्या होगा इससे? देखो आप, प्राइस इतना था, डिमांड इतना था। अब प्राइस देखो कितना चेंज हुआ और डिमांड में चेंजेस देखो कितना हुआ। प्राइस यहाँ से इधर आया और डिमांड देखो यहाँ से इधर आया। तो चेंजेस इन डिमांड का जो चेंजेस है यानी QQ1 ज़्यादा है ना कंपेयर टू PP1, तो दिस इज़ योर इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड का मतलब जब चेंज इन डिमांड इज़ मोर देन चेंज इन प्राइस। नाउ वी आर गोइंग टू द सेकेंड वन। सेकेंड वन इज़ इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब आप पूछोगे मेरे से, तो इन इलास्टिक का मतलब जब चेंज इन डिमांड इज़ लोअर दैन चेंज इन प्राइस, जब डिमांड का चेंजेस प्राइस से कम हो। तो यहाँ पर डायग्रामेटिकली अगर अपने को समझना है तो थोड़ा सा स्टीपर बनाना पड़ेगा डिमांड कर्व को। ठीक है, देखो पहले प्राइस ये था, डिमांड इतना था। अब प्राइस यहाँ से इधर, डिमांड यहाँ से इधर। तो आप ध्यान से देखो प्राइस में कितना चेंज है और डिमांड में कितना चेंज है। तो इसका मतलब चेंज इन डिमांड कम है कंपेयर टू चेंज इन प्राइस। तो ये हो गया इन इलास्टिक। फिर उसके बाद अपने लोग आ रहे हैं नेक्स्ट यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब होता है जहाँ पे चेंज इन डिमांड इज़ इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस, जहाँ डिमांड का चेंजेस और प्राइस का चेंजेस एक दूसरे से इक्वल हो। ये जो अपने चेंजेस देख रहे थे ना, यहाँ देखो डिमांड का चेंजेस 50%, प्राइस का चेंजेस 200%। तो चेंज इन डिमांड इज़ लोअर देन चेंज इन प्राइस, दिस इज़ इन इलास्टिक। इसको क्या बोलोगे? इन इलास्टिक केस। क्यों? क्योंकि डिमांड का चेंज कम है प्राइस से। देखो वही चीज़ लिखा हुआ है। अब यूनिटरी में दोनों सेम रहता है। सेम रहने का मतलब हो गया कि जो आपका डायग्राम रहेगा वो थोड़ा सा सिंपल वे में रहेगा। डिमांड कर्व इसको कई बार अपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के शेप में भी बनाते हैं। जैसे ये फ्लैट है, ये स्टीपर, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पहले प्राइस ये, डिमांड ये, प्राइस नीचे, डिमांड यहाँ पे। तो आप देखो चेंज इन प्राइस और चेंज इन डिमांड दोनों सेम है कि नहीं है, यानी QQ1 इज़ इक्वल्स टू PP1। तो ये यूनिटरी का केस हो गया। फोर्थ केस, तो फोर्थ केस में आप आ जाइए परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है नो चेंज इन डिमांड, उल्टा बोल दिया मैंने, नो चेंज इन प्राइस और डिमांड में कुछ भी हो सकता है। मतलब जैसे कि ये आपका डायग्राम है,
तो प्राइस आपका एकदम फिक्स हो गया। अब डिमांड चाहे ये रहे, चाहे डिमांड आपका यहाँ रहे, डिमांड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो प्राइस में चेंजेस जो रहेगा वो चेंज आपका चेंज इन प्राइस जो रहेगा वो ज़ीरो रहेगा। एंड डिमांड कैन बी चेंज टू एनी एक्सटेंट। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डिमांड कैन बी चेंज टू एनी एक्सटेंट। क्लियर है? तो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब हो गया डिमांड में कुछ भी चेंज आएगा, लेकिन आपका जो प्राइस है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। और लास्ट वाला जो केस आता है, केस नंबर 5, दैट इज़ योर परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब हो गया नो चेंज इन डिमांड। डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, प्राइस में कोई भी चेंज हो सकता है। तुम बोलेगा मतलब जैसे ये लाइन है तो आपका डिमांड फिक्स है, अब प्राइस चाहे आपका ये रहे, चाहे प्राइस आपका ये रहे, तो प्राइस कुछ भी हो सकता है लेकिन डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। मतलब चेंज इन डिमांड इज़ ज़ीरो एंड प्राइस कैन बी चेंज टू एनी एक्सटेंट। प्राइस कैन बी चेंज टू एनी एक्सटेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ गया आप लोग अच्छा से। तो यहाँ पे अपने लोग क्या करेंगे, कुछ शेप्स को नाम दे देते हैं। तो बोलेगा जैसे ये वाला जो शेप है डिमांड कर्व का, दिस इज़ कॉल्ड फ्लैटेड। ठीक है, ये वाला जो शेप है दिस इज़ कॉल्ड स्टीपर। ये वाला जो शेप है इसको अपने यूजुअली तो ऐसा शेप होता है, तो अपने इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे। ठीक है, दिस शेप इज़ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एंड दिस वन इज़ वर्टिकल। आपको एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय व्हेन द डिमांड कर्व इज़ फ्लैटर, व्हाट डू यू मीन बाय व्हेन द डिमांड कर्व इज़ स्टीपर। तो जब आपको बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय व्हेन द डिमांड कर्व इज़ हॉरिजॉन्टल, तो इसका मतलब हो गया देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस एंड डिमांड कैन बी चेंज टू एनी एक्सटेंट। दिस इज़ द केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक, देन ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू नीड टू एक्सप्लेन योर आंसर। तो दिस इज़ योर टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्वेश्चन आता है कि आप प्राइस इलास्टिसिटी को कैसे मेजरमेंट करोगे, हाउ टू मेज़र द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखो बेटा, प्राइस इलास्टिसिटी को मेज़र करने का 4 तरीका है। पहला मेथड है परसेंटेज मेथड, मैथमेटिकल मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड। एक ही नाम है 3 मेथड का, मतलब एक ही मेथड का 3 नाम है। सेकेंड मेथड इज़ टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल आउटले मेथड। द थर्ड मेथड इज़ पॉइंट इलास्टिक एंड ज्योमेट्रिक मेथड एंड द फोर्थ वन इज़ आर्क इलास्टिसिटी मेथड। 4 मेथड है, जिसमें सबसे पहला है परसेंटेज मेथड। दिस मेथड इज़ वेरी इजी। ये बोलता है इलास्टिसिटी को मेज़र करना है तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाइए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपने क्या जानते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब अपने पीछे पढ़े थे ना कि परसेंटेज चेंज कैसे आता है, यहाँ देखो परसेंटेज चेंज कैसे आता है, ऑल वी हैव डन। तो वही चीज़ को नाउ वी आर राइटिंग कि इसको कैलकुलेशन करने का तरीका ये है। 100 कैंसिल हो गया, और 100 कैंसिल और ये घूम गया। नाउ दिस कैन बी रिटन लाइक, लिख सकता हूँ ना मैं ऐसे। तो यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल डिमांड इनटू चेंज इन डिमांड बाय चेंज इन प्राइस। तो ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के लिए। दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्मूला, जहाँ पे P का मतलब क्या हो गया, ओरिजिनल प्राइस, D का मतलब हो गया ओरिजिनल डिमांड, इसका मतलब हो गया चेंज इन डिमांड, एंड इसका मतलब हो गया चेंज इन प्राइस। क्लियर हो गया, समझ गया सबको एकदम बढ़िया से। अब आता है सेकेंड मेथड।
तो बेटा सेकेंड मेथड में जाने से पहले अपने जाएंगे आर्क इलास्टिसिटी मेथड में। तुम बोलेगा भैया आर्क इलास्टिसिटी मेथड के अंदर में क्या कुछ नया है क्या जो आप पहले इसमें जा रहे हैं? तो बेटा इसमें जाने के पीछे रीज़न ये है कि फॉर्मूला तो वही लगेगा जो अभी अपने करके आए हैं। मतलब इन दिस मेथड द ओरिजिनल फॉर्मूला remains same, comma only जो ओरिजिनल आपका डिमांड है यानी डी, या फिर जो ओरिजिनल आपका प्राइस है यानी पी, गेट्स रिप्लेस्ड बाय देयर एवरेज रेस्पेक्टिवली। मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है वो नया पुराना प्राइस और नया प्राइस का एवरेज है, वैसे ही जो ओरिजिनल डिमांड जो डिमांड अपने पकड़ रहे हैं वो ओरिजिनल डिमांड और नया डिमांड का एवरेज है। तुम बोलेगा मतलब ये कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपने क्या फॉर्मूला देखा, आपने फॉर्मूला क्या सीखा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में? आपने फॉर्मूला देखा चेंज इन डिमांड बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल डिमांड। दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। ओके, अब चेंज इन डिमांड का मतलब क्या? डिमांड में कितना चेंज आया? चेंज इन डिमांड का मतलब क्या हुआ? डिमांड में कितना चेंज आया, पहले क्या था अभी क्या हो गया। वैसे ही चेंज इन प्राइस का मतलब पहले क्या प्राइस था अभी क्या प्राइस हो गया। और P का मतलब मैंने आपको क्या बताया, P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2। और D का मतलब मैंने क्या बताया, D1 प्लस D2 डिवाइड बाई 2। तो बेटा 2 तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा D1 माइनस D2 P1 माइनस P2 इंटू P1 प्लस P2 बाई D1 प्लस D2। यानी अगर D को आप एक जगह लिख दो तो D1 माइनस D2 बाई D1 प्लस D2 इंटू P1 प्लस P2 बाई P1 माइनस P2। ये हो गया प्राइस इलास्टिसिटी को मेज़र करने का फॉर्मूला अंडर आर्क इलास्टिसिटी। तो आर्क इलास्टिसिटी में फॉर्मूला वही लग रहा है बेटा, खाली चेंजेस किया है। जो ओरिजिनल प्राइस है वो नया प्राइस पुराना प्राइस का एवरेज है, वैसे ही डिमांड भी, बाकी सब एवरीथिंग इज चेंज सेम। जो चेंज इन डिमांड है इसका मतलब पहले क्या डिमांड था अभी क्या है, पहले 10 था अभी 8 हो गया, तो 10 माइनस 8। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला फॉर आर्क इलास्टिसिटी मेथड। The video has become of 23 minutes। तो थोड़ा सा और देखो, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड। ये मेथड क्या बोलता है? ये मेथड बोलता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड with the help of relation between प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। मतलब प्राइस के चेंज होने से आपका टोटल खर्चा में क्या फ़र्क पड़ रहा है, उन दोनों का रिलेशन से अपने इलास्टिसिटी को मेज़र कर सकते हैं। प्राइस के चेंज होने से, आपको हिंदी में लिखना तो लिख लेना, प्राइस के चेंज होने से आपके टोटल खर्चा में क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो तुम बोलेगा भैया कैसे इसको देखेंगे, आप थोड़ा समझाइए। तो बेटा एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एकदम सिंपल, जो आपको टेबल भी याद करने में तकलीफ़ नहीं होगा। जैसे प्राइस 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। प्राइस आप देख रहे हो फॉल हो रहा है। डिमांड अनडाउटेडली बढ़ेगा जैसे से प्राइस गिरेगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर मैं बोलूँ बेटा अपना टोटल खर्चा बताओ मुझे, टोटल एक्सपेंडिचर, तो अगर तुम मेरे को अपना टोटल एक्सपेंडिचर बताएगा तो कैसे बताएगा, कितना ख़रीदा और कितना प्राइस था। तो 10 इंटू 1 10, 9 2 जा 18, 8 3 जा 24,
7 4 ज़ा 28, 5 6 ज़ा 30, अगेन 5 6 ज़ा 30, 7 4 ज़ा 28, 8 3 ज़ा 24, 9 2 ज़ा 18 एंड 10 1 ज़ा 10। पहुँच गए अपने यहाँ पे। अब बहुत ध्यान से समझना जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तुम बोलेगा क्या? यहाँ से यहाँ तक आप देखो, एक पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक आप ध्यान से देखो, दूसरा पोजीशन आ रहा है, और फिर यहाँ से यहाँ तक आप देखो तीसरा पोजीशन आ रहा है। जब आप यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो तो आप क्या देख रहे हो? आपका टोटल खर्चा बढ़ रहा है। लेकिन एक सेकेंड, जो मैं यहाँ से 28 तक दिया हूँ यानी 7 तक दिया हूँ, तो 10 से 7 और फिर 6 से 5 और फिर 4 से 1, तो आप देखो प्राइस कम होने से मेरा टोटल खर्चा बढ़ रहा है। यानी टोटल एक्सपेंडिचर जहाँ मेरा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और प्राइस फॉल हो रहा है, यानी दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है? इन्वर्स। यहाँ आप देखो टोटल खर्चा सेम है, टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस देखो मेरा फॉल हो रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर यानी मैं बोल सकता हूँ कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन प्राइस फॉल हो रहा है। और यहाँ देखो टोटल खर्चा मेरा कम हो रहा है, 28 24 एंड ऑल। टोटल एक्सपेंडिचर मेरा फॉल हो रहा है और प्राइस भी फॉल हो रहा है। तो यहाँ देखो दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन आ रहा है? डायरेक्ट। तो जब मेरा दोनों के बीच का रिलेशन इन्वर्स होता है तो उसको मैं बोलता हूँ कि मेरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पर जब इन्वर्स रिलेशन होता है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरा ग्रेटर देन 1 है, यानी इलास्टिक है। लेकिन जब कांस्टेंट रहता है तो मैं बोलता हूँ मेरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 है, यानी यूनिटरी है। और जब मेरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डायरेक्ट रिलेशन में आता है तो मैं बोलता हूँ कि लेस देन 1 है, यानी इन इलास्टिक है। तो लेट मी एक्सप्लेन लिटिल बिट फास्टर, और अपने आप लिख लेना इफ़ यू नीड इट, कि अगर प्राइस कम हो रहा है और उस कारण से आपका खर्चा बढ़ गया, यानी आपका खर्चा बढ़ जा रहा है कंपेयर टू प्रीवियस वन, अगर आपका खर्चा बढ़ जाए पहले के मुकाबले प्राइस में चेंज होने के कारण, तो इलास्टिक। अगर खर्चा सेम रहे तो यूनिटरी, अगर खर्चा कम हो जाए तो इन इलास्टिक। अब तुम बोलेगा भैया लेकिन आपने तो बोला था 5 तरह का होता है और आप यहाँ 3 बताए हो, तो टोटल आउटले बेटा 3 ही को मेज़र करता है, 5 को नहीं करता। तो टोटल आउटले मेथड डज नॉट मेज़र परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। ये आपको ध्यान रखना होगा कि नोट परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कैन नॉट बी मेजर बाई टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड में वो मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ बात? समझ गए एकदम बढ़िया से? बेटा इसको ड्राइंग से भी एक्सप्रेस किया जाता है, लेकिन इसका ड्राइंग ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मज़ा ही ड्राइंग में है। थोड़ा समझना, थोड़ा सा टिपिकल ड्राइंग आप बोल सकते हो, ठीक है? तुम बोलेगा भैया ये क्या है, व्हाट यू हैव ड्रॉन दिस। बेटा ये तो मैंने टच नहीं किया, लेकिन अगर आप इसको टच कर देते हो, ठीक है, ये ऐसे टच हो जाएगा। तो जब आप इसको टच कर देते हो तो ये टोटल आउटले यानी टोटल खर्चा का इलाका है, एरिया ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, वी कैन से एरिया ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। तो आई एम राइटिंग इट हेयर, एरिया ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ये जो साइन है, यू डोंट नीड टू टच दिस, यू लीव इट। तो दिस एरिया इज कॉल्ड एरिया ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। अब बहुत ध्यान से देखो, मान लो मेरा प्राइस यहाँ है, ठीक है, दिस इज़ माई प्राइस। तो मेरा डिमांड देखो, ठीक है,
मतलब प्राइस ओ पी डिमांड ओ क्यू, प्राइस फॉल हुआ ओ पी डैश, डिमांड देखो टोटल खर्चा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, पहले टोटल खर्चा यहाँ था, अब खर्चा आगे की तरफ आया कि नहीं, खर्चा आगे की तरफ, जैसे प्राइस नीचे गया खर्चा आपका बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्राइस नीचे जाने से खर्चा बढ़ रहा है, यानी खर्चा बढ़ने का मतलब इलास्टिक। अब फिर से देखो खर्चा मेरा और कम हुआ, OP1 था और प्राइस कम हुआ, तो और कम होने से प्राइस OP2 में आया, लेकिन खर्चा देखो मेरा अभी भी वही है OQ1। नहीं समझ में आया, पहले मेरा OP था, खर्चा OQ था, फिर जैसे प्राइस OP1 हुआ खर्चा OQ1 हो गया, तो खर्चा बढ़ गया ना, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, पहले खर्चा OQ था अब OQ1 हो गया, तो मेरा खर्चा बढ़ गया मतलब इलास्टिक। लेकिन जैसे ही मेरा खर्चा और प्राइस और कम हुआ OP2, तो मेरा खर्चा अभी भी OQ1 ही है, पहले भी OQ1 अभी भी OQ1, तो इसका मतलब यूनिटरी। थोड़ा सा अगर इसको आप लिखना चाहो तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, एट प्राइस OP मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है OQ, जब प्राइस OP1 हुआ टोटल एक्सपेंडिचर हो गया OQ1, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया OQ1। अब OQ1 क्योंकि OQ से ज़्यादा है, बढ़ गया मेरा टोटल खर्चा, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर दैन 1। अब जैसे ही प्राइस मेरा OP2 हो गया, OP2 हो गया, तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर अभी भी OQ1 ही है, देखो OP2 में भी खर्चा अभी भी OQ1 है, तो इसका मतलब OP1 में भी खर्चा OQ1 था और OP2 में भी खर्चा OQ1 है, तो OQ1 इज़ इक्वल्स टू OQ1, खर्चा में कोई चेंज नहीं आया, यानी यूनिटरी। अब मान लो कि मेरा और प्राइस फॉल हुआ, प्राइस फॉल होके इधर आया, तो इधर आने से अब आप देखो OQ2 इधर आ गया, यानी जो यहाँ OQ1 से था OQ1 से पीछे आ गया, यानी खर्चा कम हो गया और प्राइस गिरने से, तो खर्चा कम होने का मतलब क्या, खर्चा कम होने का मतलब क्या, इनइलास्टिक। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव टॉट यू। तुम बोलेगा मतलब, वापस से मैं लिख दे रहा हूँ कि जैसे ही प्राइस OP3 हुआ तो मेरा जो टोटल खर्चा है वो OQ2 हो गया, और OQ2 जो है वो OQ1 से छोटा है, इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस दैन 1। क्लियर हो गया। तो पहले मेरा ये था जब प्राइस गिरा डिमांड, मेरा खर्चा बढ़ गया इलास्टिक, प्राइस और गिरा खर्चा अभी भी वही है कांस्टेंट यानी यूनिटरी, फिर प्राइस गिरा तो मेरा खर्चा पीछे आ गया यानी इन इलास्टिक। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू लर्न।